हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड वेलकम टू ज्योग्राफी गट्टा चक्र सीरीज। तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम डिस्कस करेंगे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। तो ये 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी होंगे अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड, राइट। तो करंट अफेयर्स एज ऑलवेज टेल यू कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। इसके अलावा तो ये जो क्वेश्चन करंट बेस्ड होंगे विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट होते हैं, राइट। बट इस बार के जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे हम कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन कुछ टर्म्स का भी रहेगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में बेसिक आइडिया क्या है एंड उसको एक्चुअली में जब हम केस स्टडी के फॉर्म में पढ़ते हैं या जो न्यूज़ में आता है वो कैसे इंटर रिलेट होता है, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी प्लेसेस जो कि रिसेंटली डिस्कस की गई हैं, बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ जान सकते हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंगली एक बहुत मुश्किल रहता है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव में वो क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन या मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन व्हाट आई बिलीव कि ऐसे ही रहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू 2 सब्जेक्ट्स को कम से कम वो डील कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, कुछ ऐसे हम फ्लोरा फौना के रिगार्डिंग कुछ ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। तो वही फ्लोरा फौना के एनिमल जो है हम ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट भी हम वही सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। तो उसको ज्योग्राफी में भी कंसिडर किया जा सकता है और एनवायरनमेंट में भी कंसिडर किया जा सकता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि इंटर रिलेटेबिलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे इंटर रिलेट जब तक करना नहीं सीखेंगे तो हम वहाँ पे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एग्जाम में आंसर नहीं कर पाते, राइट। तो अब कुछ क्वेश्चंस के लेकर अगर बच्चों को ये क्वेरी रहती है कि तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, एनवायरनमेंट का होना चाहिए था या ये पॉलिटी का क्वेश्चन होना चाहिए था। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको यहाँ पे मेन फोकस क्या करना है कि आपको नॉलेज कहाँ से गेन करनी है, कहाँ से क्वेश्चन कैसे पकड़ने हैं, क्या चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ आपको यहाँ पे जाननी है, राइट। तो पैटर्न में आपको बता देती हूँ कि 10 क्वेश्चन हैं। हर 10 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन रीड आउट करूंगी, आई विल टेक अ पॉज। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं उस टाइम पे। वीडियो पॉज करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चन में से ऑप्शन में से जो लगता है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप उसे मार्क कीजिएगा। लेटर ऑन विल डिस्कस द आंसर डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट या वो आंसर क्लियर नहीं हुआ है, आप उसे कमेंट कीजिए, उस पर बिल्कुल रिप्लाई आएगा। एंड जितनी जल्दी हो सके हम कोशिश करते हैं रिप्लाई करें, राइट। तो वो कमेंट का हम रिप्लाई भी करेंगे, राइट। सो पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि नेशनल फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी चौधरी चरण सिंह, डी पीवी नरसिम्हा राव। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का जब हम नाम लेते हैं, ही वॉज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। 5th प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा उनका इम्पैक्ट था। किसके ऊपर इम्पैक्ट था, विद रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। तो उनका अगर आप पॉलिटिकल करियर मैक्सिमम तरीके से अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू फार्मर्स ही डेडिकेटेड था, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बात की थी। पहली चीज़ थी कि फार्मर्स का जो डेट है उसको रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा वो बिल्कुल ही अगेंस्ट से अबॉलिश करना चाहते थे जमींदारी सिस्टम को भी, ठीक है। सो इसके अलावा उनका झुकाव अगर हम करें ज़्यादातर फार्मर्स की तरफ ही था, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए था। क्यों? क्योंकि फार्मर्स ऑल इन ऑल अगर हम देखें बिल्कुल हमारा आप कह सकते हैं कि योगदान हमें खाना खिलाने में एक तरह से अन्नदाता का रूप जो है वो फार्मर्स अपनाते हैं, राइट। सो उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था टूवर्ड्स द फार्मर्स एंड साथ ही साथ फार्मर्स में कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा वो कॉमन भी थे, राइट। तो एज अ रिजल्ट इकोनॉमी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है विद रिस्पेक्ट टू दैट एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उन्हीं को या आप कह सकते हैं फार्मर्स की डेडिकेशन को, उनकी मेहनत को ही कमेमोरेट करने के लिए फार्मर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज rock cut sculptures and reliefs of the Unnakoti which was added in the UNESCO's tentative list of World Heritage Sites are in which state? A. Gujarat, B. Tripura, C. Telangana and D. Odisha. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज त्रिपुरा। सो अगेन आई टोल्ड यू कि ये क्वेश्चन की अगर आप फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हेरिटेज साइट्स। हेरिटेज साइट्स में हम बोलेंगे कि जी हिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। बट अगर हम यूनेस्को को देखें, यूनेस्को में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम पॉलिटी में डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू प्लेस उस चीज़ को देखें, उन्नकोटी की बात करें, वो तो ज्योग्राफी का विषय बन जाता है ना, राइट। सो सिमिलरली कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, वहाँ पे पूछा जा सकता है, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज त्रिपुरा। तो अब जो हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी टेंटेटिव लिस्ट जो है वो टाइमली क्या होता है, अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पे इंडिया को जब हम डिस्कस करें, इंडिया में 2 ऐसी नई अपडेशंस आई हैं, राइट। विद रिस्पेक्ट टू मोधरा टेम्पल में रिसेंटली अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट भी रही थी, ठीक है। उनका होम टाउन भी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर होता है या कोई भी ऐसा लीडर होता है जिस एरिया से वो खुद बिलोंग करता है, उनको ज़्यादातर प्रमोट करना चाहता है। वेल एंड गुड है,
वैलिड है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, राइट। सो तो उसके अकॉर्डिंगली मोधरा टेम्पल के साथ साथ यहाँ पे एक दूसरी यूनेस्को की वर्ल्ड में टेंटेटिव लिस्ट में जो हेरिटेज साइट में एडिशन हुई है, दैट इज त्रिपुरा की उन्नकोटी के रॉक कट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ्स, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि which state or UT has recently granted the industry status to its tourism sector? A. Gujarat, B. Assam, C. West Bengal, D. Arunachal Pradesh. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज असम। तो अब असम की गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऐसा रूल ही पास कर दिया है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये चीज़ का डिसाइड किया, कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम जो टूरिज्म वाला पार्ट है बिल्कुल ही एक अलग सेक्टर उसको घोषित कर दिया गया, राइट। साथ ही साथ अब उनको ग्रांट्स भी दिए जाएंगे, टूरिज्म सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए भी बहुत सारे ग्रांट्स हैं वो दिए जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी उसी तरीके से होगी, राइट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी उससे जनरेट होगी, टूरिज्म जो है वो भी बढ़ेगा एंड साथ ही साथ स्टेट के पास पैसा भी ज्यादा आएगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट क्या होगा, ग्रांट के बेसिस पे रेस्टोरेंट, कैफेटेरियाज, हेल्थ क्लब्स, ठीक है, स्पाज, वेलनेस सेंटर्स, ये सब कुछ जो है वो डेवलप किए जाएंगे अंडर द इंसेंटिव्स जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर अप्रूव किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज पावर मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ प्लान to develop power transmission system for integration of 500 gigawatts of green energy by which year? A. 2024, B. 2027, C. 2030, D. 2040. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2030। सो अगेन इस क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करें, पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं, राइट, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में एक और चीज की, राइट, विच इज कि यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन एनर्जी हमारा एनवायरनमेंट का टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं, एक जो चेन है, मैंने बताया था ना इंटर रिलेशन करेंगे यहाँ पे हम, दैट इज सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होती है, बात करते हैं COP27 की, राइट। तो COP27 का एक मेन इशू यही रहा था, जो वहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट यही रहा था, कंटेंशन यही रहा था कि जो COP26 में प्रोमिसेस किए गए थे उनको फुलफिल करने के लिए आधे से ज़्यादा जो है हमारा इनिशिएटिव हुआ ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। सो इस बार COP27 में क्या किया गया, स्ट्रिक्टनेस जो है उसे बढ़ा दी गई, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं फर्दर, या बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स कमीशंस को बिठा दिया गया फर्दर जो कंट्रीज़ के ऊपर ही चेक रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मार्स मिशन हमने डिस्कस किया था कि मीथेन एमिशंस को चेक करने के लिए सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दी गई है कि कंट्रीज़ को टाइमली या गवर्नमेंट्स को टाइमली बताई जाएगी कि मीथेन की एमिशन आपकी कंट्री की बहुत ज़्यादा है, इस पर रिपोर्ट दीजिए। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी जो है चीज़ें जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल दिया गया कि आप इनिशिएटिव लीजिए ग्रीन एनर्जी के लिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, लॉन्च किया एक ऐसा प्लान जो डेवलप करेगा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को, जो क्या कर सकता है, इंटीग्रेट करेगा 500 गीगावाट की क्या, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एनर्जी बाय द ईयर ऑफ 2030। तो हमारे मैक्सिमम प्रोमिसेस जो COP27 में जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पेरिस एग्रीमेंट, वो कहाँ जा रहे हैं, 2045 तक मैक्सिमम आप देख लीजिए, 2070 तक हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है बिल्कुल ग्रीन एनर्जी के ऊपर बेस्ड रहे, राइट, कि जीरो हमारी कार्बन एमिशंस रहे, वो 2070 तक हमारा मेन टारगेट रह रहा है, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाहती है, क्योंकि अब सरकारी काम है, डिले भी हो सकता है, तो एक टाइमलाइन उन्होंने खुद से ही बांध दी है इस प्रोजेक्ट के लिए कि इन केस ऑफ कुछ डिले होता है तो उसे आगे आप शिफ्ट फॉरवर्ड कर सके, राइट। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट जब COP28 होगा तो एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which country inaugurated its first liquefied natural gas terminal? A. Germany, B. Spain, C. England, D. Italy. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जर्मनी। सो अगेन इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ कि एक टाइमलाइन जो है आपको फॉलो करनी है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था, या आप देख सकते हैं कि फरवरी 2022 में लड़ाई शुरू हुई रशिया और यूक्रेन की, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद क्या होता है कि रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी सभी मैक्सिमम कंट्रीज की जो यूरोपियन यूनियन के थे उनकी डिपेंडेंसी किस चीज़ को लेकर थी, गैस को लेकर थी, ठीक है। गैस को लेकर जो पाइपलाइंस जा रही है हमारी, नॉर्थ स्ट्रीम की जब बात होती है, ठीक है, तो रशिया ने क्या किया था, जब उनको तंग किया गया, थ्रेट किया गया कि रशिया के ऊपर कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगी हैं, ये है वो है, तो उसके बाद रशिया ने क्या किया, न्यूक्लियर थ्रेट के लिए कह दिया। बट अब दो न्यूक्लियर जो है वो चला नहीं सकते हैं, चला तो सकते हैं बाय द वे, बट स्टिल इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, राइट, फ्रॉम रशियाज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो उन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम को लेकर बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर दिया, गैस की सप्लाई को रोक दिया गया। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सर्कमस्टांसेस आगे जाकर जर्मनी ने क्या किया, अब जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्स, उन्होंने ओपन किया कंट्री का पहला
फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल। तो अब एक शिफ्ट हो रहा है रिलायंस फ्रॉम रशियन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट से लेकर। तो इसका अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस जो है वो टू फोल्ड है। तो पहली चीज यहाँ पे जब हम डिस्कस करते हैं, दो फोल्ड इसका क्या बेनिफिट रह जाएगा, वो है कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर एक तो आपकी डिपेंडेंसी है वो कम हो रही है, ठीक है, आप ग्रीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज कि रशिया से हब मुक्त होने के बाद उनके ऊपर रिलायंस जो है वो कम हो जाती है, राइट। सो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। दो जो ये अभी जो प्रोजेक्ट है इससे क्या होगा, सिर्फ 1/3 ऑफ द गैस रिक्वायरमेंट या नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट है वो ही पूरी होगी, राइट। सो बट स्टिल इट इज स्टिल अ इनिशिएटिव। सो अब ये जर्मन चांसलर ने अनाउंस किया था, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि व्हेन डिड बॉम्ब साइक्लोन वाज सो नेम्ड? A 1981, B 1980, C 1982, D 1996। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1980। तो 1980 में जब हम बात करते हैं, दिस टर्म वाज कॉइन्ड इन अ रिसर्च पेपर, राइट। तो रिसर्च पेपर किस किस का था? मीटरोलॉजिस्ट जो थे हमारे पास फ्रेडरिक सैंडर्स थे एंड जॉन आर गैकम थे। तो बेसिकली अब हम नॉर्मल जब एक साइक्लोन की बात कर रहे हैं, स्टॉर्म की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, उनका क्या रहता है फॉर्मेशन, राइट, कि हमें ये पता है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर ट्रांसफर होती है, राइट, जाती है वहां पे। तो अब जब स्टॉर्म की फॉर्मेशन की जब हम बात करें, साइक्लोन की फॉर्मेशन की बात करें, तो जो हाई प्रेशर वाला एरिया है वहां से जब लो प्रेशर वाली साइड विंड को ट्रांसफर हो रहा है, तो एक मीटिंग पॉइंट भी तो होगा ना जहां पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर विंड्स आपस में कोलाइड करेंगी। सो दैट इज द टाइम व्हेन द स्टॉर्म इज फॉर्म्ड। तो अब हमारा ये जो प्रोजेक्ट है या जो हमारा ये क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो एक बॉम्ब साइक्लोन, तो एक साइक्लोन से वो बॉम्ब साइक्लोन में ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो प्रेशर ड्रॉप है वो और भी ज्यादा होता है, या टेम्परेचर ड्रॉप जो है वो और भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है, राइट। तो एक नॉर्मल जब हम स्टॉर्म की फॉर्मेशन की बात करते हैं, वहां पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर से जब वो हाई प्रेशर वाली विंड्स के साथ वापस से कोलाइड होती हैं, तो जो टेम्परेचर जो है फर्दर जो है डिक्रीज होता है, उसको मेजर करना होता है। सो व्हेन इट बिकम्स अ बॉम्ब साइक्लोन, कब कि एटलीस्ट 24 मिलीबार्स इन 24 आवर्स जो लो प्रेशर का मास है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो उसे हम बॉम्ब साइक्लोन नेम दे देते हैं। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस है इन द एयर प्रेशर्स, बेसिकली उसको ध्यान में रखना है, टेम्परेचर जो है उसको ध्यान में रखना है, एंड एक और नाम है बॉम्ब साइक्लोन्स का, दैट इज बैम्बो या बॉम्बोजेनेसिस, right? So next question we have is, the Indian Railways completed the construction of a tunnel on a 111 kilometers, the longest escape tunnel in which state or UT in India? A Himachal Pradesh, B West Bengal, C Ladakh, D Jammu and Kashmir। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे इंडिया ने लॉन्गेस्ट एस्केप टनल जो है उसे इनॉग्रेट किया। एलिवेशन इज 12.89 मीटर्स, ठीक है। तो अब ये कहाँ कहाँ जोड़ रही है, किसे जोड़ रही है? उधमपुर कटरा रेलवे लाइन को, जो कि कश्मीर तक जाएगी, उसको ये जोड़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज और आपको जानने की जरूरत है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप टनल, ठीक है। तो एस्केप टनल विद रिस्पेक्ट टू द रोडवेज एंड विद रिस्पेक्ट टू द रेलवेज, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू दैट एस्केप टनल, ठीक है, जो हम ओरिजिनली एक जनरल वे में यूज करते हैं। तो एस्केप टनल जो है यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होती है। पहली चीज विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, कि इमरजेंसी के केस में उस एस्केप टनल को आप यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी आप कह सकते हैं कि आग लग गई बाय चांस, ठीक है, तो उस टाइम पे आप उसे एस्केप टनल को यूज करके बाय फुट जो है वहां से निकल सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो, या आप कह सकते हो जो फायर हमारी ब्रिगेड होती है वो जा सकती है डायरेक्टली वो एस्केप टनल के थ्रू, राइट। दूसरी चीज यहाँ पे इसका फायदा हमें क्या होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू अ वॉर लाइक सिचुएशन, या जब हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर अगर अराइज हो जाती है, इन दैट केस ऑफ इमरजेंसी उसे यूज किया जा सकता है डायरेक्टली। सो बेसिकली यहाँ पे आर्मी को पहुंचने में फर्दर मोर टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस टनल को इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे रेलवेज को तो जोड़ ही रही है, इसके अलावा अगर आप कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, बीट कश्मीर, बीट एनी काइंड ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन, उस टाइम पे भी इसे यूज किया जा सकता है, नॉट ओनली बाय रेलवेज, आर्मी के थ्रू भी या हमारी सर्विसेज के थ्रू भी, right? So next question we have is, which minister has launched India's first green steel brand Kalyani Feresta in New Delhi? A Ramchandra Prasad Singh, B Jyotiraditya Scindia, C Pashupati Kumar Paras, D Kiran Rijiju।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है पहला इंडिया का ग्रीन स्टील ब्रांड। क्या नाम है उसका, कल्याणी फेरिस्ता, न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये ग्रीन स्टील एक्चुअली में क्या है, तो स्टील इंडस्ट्री में हम ये चीज मानते हैं जब स्टील की प्रोडक्शन होती है बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो बहुत ज्यादा गंदगी वाला काम इसे माना जाता है कि बहुत ज्यादा बाय प्रोडक्ट इसमें प्रोड्यूस होता है, राइट। तो जो ग्रीन स्टील है एक नई ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है जिससे जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स को ना बर्न करते हुए हम ग्रीन एनर्जी को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। एंड उसके बाद भी जो हमारे पास स्टील प्रोड्यूस हो रही है, इट इज बिलीव्ड एंड इट हैज बीन यू कैन से कि प्रूवन, एक्चुअली नॉट बिलीव्ड, एक्चुअली प्रूव किया गया है इस चीज को कि जो स्टील उस क्वालिटी में जो ग्रीन हमारी स्टील ब्रांड है, अगर हम उसे प्रमोट करते हैं ग्रीन एनर्जीज के थ्रू स्टील को प्रोड्यूस करते हैं, इट इज ऑफ अ मच बेटर क्वालिटी दैन द फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा जो स्टील प्रोड्यूस की गई थी, राइट। सो अगेन अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ ग्रीनर एनर्जी। ठीक है, तो जो मोस्ट केसेस में हमारी ग्रीन स्टील यूटिलाइजेशन है वो करती है ग्रीन हाइड्रोजन को यूज इंस्टेड ऑफ कोल या इलेक्ट्रिसिटी जो कि जनरेट की जा रही है फ्रॉम फॉसिल फ्री सोर्सेज, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज a first of its kind tribal winter festival was held in Bandipora district of A. Delhi, B. Ladakh, C. Jammu and Kashmir, D. Chandigarh। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। कि जम्मू एंड कश्मीर में पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐसा फेस्टिवल जो है विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, पर्टिकुलरली किन लोगों को डिनोट करने के लिए, जो ट्राइबल एरियाज है JNK एरियाज के। ठीक है, वहाँ पे उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, कश्मीरी जो अगर हम कल्चर की बात करते हैं वहाँ पे हमारे पास बकरवाल होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम गुज्जर्स की बात कर सकते हैं, उन्होंने अपना क्या किया, अपना फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया है। सो इन ऑर्डर टू दैट उन्होंने डांस परफॉर्मेंसेज किए, बहुत ज़्यादा ऐसे एक्ट्स हुए, कबड्डी वगैरह वॉज लॉन्च एंड एवरीथिंग। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विंटर फेस्टिवल जो है वो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है वो सेलिब्रेट किया गया। दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रेस्ट आप जो है इन्फॉर्मेशन फॉर you can say अपडेशंस के बेसिस पे यूज कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द कंट्रोवर्शियल बाबली प्रोजेक्ट is a barrage being built by Maharashtra government across which of the following rivers? A. Bhima river, B. Krishna river, C. Godavari river, D. Panganga river। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोदावरी रिवर। तो गोदावरी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा पुराना मैटर है अगर हम कहें तो ये जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का आपस में आप कह सकते हैं वो उस टाइम पे डिस्प्यूट रहा। बट उस टाइम पे जो गोदावरी रिवर पे ये आप कह सकते हैं बैरेज बनना था उसके ऊपर जो तेलंगाना ने डिस्प्यूट किया। बट आफ्टर 7 years सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गोदावरी का पानी है वो महाराष्ट्र यूज़ कर सकती है एंड इक्वली बेसिस पे जो तेलंगाना है वो क्या कर सकता है, अपना जो बैरेज उन्होंने बिल्डअप करना था गोदावरी रिवर पे वो इसीलिए यूज़ कर सकता है। अब उस टाइम पे जो बैरेज की ड्रॉलिंग की बात हो रही थी या बनाने की बात की जा रही थी तो उससे बेनिफिट क्या होने वाला था महाराष्ट्र को, तो 60 विलेजेस के अराउंड वहाँ पे लोगों को जो है पानी जा सकता था एंड एग्रीकल्चर लैंड को भी फर्दर क्या किया जा सकता था, उस पानी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था। सो इन ऑर्डर टू दैट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में महाराष्ट्र की साइड लेते हुए कहा कि दिस प्रोजेक्ट शुड गो ऑन, ये जो बैरेज बन रहा है दैट शुड गो ऑन और इसे डिमोलिश नहीं किया जाना चाहिए, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो डू कॉमेंट दैट, डू कॉमेंट योर स्कोर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव अस अ लाइक, कॉमेंट दैट एज वेल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।